ओके जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हम इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे थे। अब मैं डायरेक्टली रिपीट नहीं करूँगी, वहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि हमने कहा कि हमारे पास जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो क्या हो चुके हैं, वो ट्रांस माइग्रेट कर चुके हैं और एंडोथेलियम को क्रॉस करके, वेसल को क्रॉस करके बाहर आ गए। ठीक है, बाहर आने के बाद भी जो बात हमने थी वो कर ली थी कि क्या होता है, कीमो अट्रैक्टेंट की मदद से क्या करते हैं, ये चले जाते हैं कहाँ पे, माइक्रोब के पास, और इन्होंने माइक्रोब की क्या करनी है, किलिंग करनी है। अब ये जो माइक्रोब की किलिंग करनी है, फेगोसाइटोसिस करनी है ल्यूकोसाइट्स ने, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इसमें हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, ल्यूकोसाइट आ गया। जाहिर है अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन है तो ये ल्यूकोसाइट कौन होगा, न्यूट्रोफिल होगा। न्यूट्रोफिल यहाँ पे पहले आके एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद इसने क्या परफॉर्म करनी है, फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करनी है। लेकिन ये फेगोसाइटोसिस जो है ये 3 स्टेप्स में होगी। सबसे पहला स्टेप तो ये है ना कि इस फेगोसाइट ने आके इस माइक्रोब को रिकग्नाइज करना है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आ जाती है, रिकग्निशन आ जाती है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो है वो क्या है, रिकग्निशन है ऑफ द माइक्रोब। तो सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे कि किस तरह से रिकग्नाइज करता है। दूसरी बात ये है कि जब ये इसको रिकग्नाइज कर लेगा तो इसको इनगल्फ करेगा, इसको खा जाएगा। ठीक है, निगलेगा, इनगल्फ करेगा, निगलेगा। निगलने के बाद इसकी क्या करेगा, किलिंग करेगा। अब ये जो किलिंग है ये भी फर्दर 2 तरह की होती है, अभी आपको बताऊंगी। एक तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग है जो कि इंपॉर्टेंट है, और सेकेंड हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग, सो फेगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है वो एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, जिसमें पहले तो इसकी रिकग्निशन होनी है, फिर इनगल्फमेंट होनी है, और फिर किलिंग होनी है, जो किलिंग ऑक्सीजन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हो सकती है। ठीक है जी, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिकग्निशन किस तरह से होती है। तो रिकग्निशन, ये जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं, ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं, इनके पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, और रिसेप्टर की मदद से ये माइक्रोब्स को रिकग्नाइज करते हैं और फिर उनकी किलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, हमारे पास ये जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये रिसेप्टर्स जो कहते हैं तो 3 तरह के हो सकते हैं, मेनोज रिसेप्टर भी हो सकते हैं, स्क्वेंजर रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, और कुछ अदर भी हो सकते हैं। ठीक है, मेनोज रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, स्क्वेंजर रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, और कुछ अदर रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं। अब ये रिसेप्टर्स किस तरह से किलिंग में हेल्प करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें मेनोज बाइंडिंग रिसेप्टर की, तो ये जो मेनोज बाइंडिंग रिसेप्टर्स है ना, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, ल्यूकोसाइट है। ठीक है, ये ल्यूकोसाइट है या न्यूट्रोफिल है। इस न्यूट्रोफिल के पास क्या पड़ा हुआ है, मेनोज बाइंडिंग रिसेप्टर है, और ये कौन है, मैक्रोफेज है। ये कौन है, ये कौन है, माइक्रोब है। अब इस माइक्रोब के ऊपर क्या होती है, इस माइक्रोब का जो ग्लाइकोप्रोटीन है और ग्लाइकोलिपिड है, उनके पास मेनोज या फ्रुक्टोज यूनिट होता है, शुगर होती है। उस मेनोज शुगर को ये रिसेप्टर क्या करेगा, रिकग्नाइज करेगा और बाइंड कर लेगा। यूं ये माइक्रोब के साथ बाइंडिंग करता है। किस तरह से करता है कि जो आपका फेगोसाइट है इसके ऊपर मेनोज बाइंडिंग रिसेप्टर है, जो कि मेनोज के साथ बाइंड करेगा, और मेनोज कहाँ पे है, माइक्रोब की ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड के ऊपर होती है। अब ये जो मेनोज बाइंडिंग रिसेप्टर होता है ये नॉर्मल ह्यूमन सेल के साथ क्यों नहीं बाइंड करता, फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमन सेल है, क्योंकि जो ह्यूमन सेल का ग्लाइकोप्रोटीन है या ग्लाइकोलिपिड है उनके पास मेनोज नहीं है। दैट्स वाई जो फेगोसाइटिक सेल है इसका मेनोज बाइंडिंग रिसेप्टर ह्यूमन सेल की, नॉर्मल सेल की फेगोसाइटोसिस नहीं कराता, बल्कि ह्यूमन सेल के जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है इनके पास एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन होते हैं, मेनोज वगैरह नहीं होते। ठीक है जी, सो मेनोज बाइंडिंग रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ये मेनोज या फ्रुक्टोज सब यूनिट के साथ बाइंड करेंगे जो कि माइक्रोब के ऊपर है, और उस तरह बाइंडिंग के बाद उसकी इनगल्फमेंट और किलिंग करेंगे। सेम एज कहता है कुछ जो फेगोसाइटोटिक सेल्स हैं इनके पास स्क्वेंजर रिसेप्टर्स भी होते हैं, और ये स्क्वेंजर रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को जो है कि होंगे माइक्रोब की सरफेस पे, सो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को रिकग्नाइज करेंगे और फिर उनके साथ बाइंड करेंगे और उनकी फेगोसाइटोसिस और फर्दर किलिंग होगी। तो सबसे पहला प्रोसेस हमने देख लिया रिकग्निशन का। रिकग्निशन किस तरह से होती है, रिसेप्टर्स के थ्रू होती है, रिकग्नाइज करके उनके साथ बाइंडिंग करते हैं। तो वो कहता है ये जो बाइंडिंग का प्रोसेस है और फेगोसाइटोटिक का जो प्रोसेस है ना, इसकी एफिकेसी और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है अगर हमारे पास ये जो माइक्रोब्स हैं इन माइक्रोब्स के ऊपर ऑप्शंस ऐड हुए हुए हों। ठीक है, ऑप्शंस ऐड हुए हुए हों तो ये जो बाइंडिंग है और फेगोसाइटोसिस है ये मजीद इन्हेंस हो जाती है। फॉर एग्जांपल ऑप्शंस जो हैं किस तरह से ऐड होते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑप्शनाइजेशन ये ऐड होते हैं माइक्रोब के ऊपर, और जब ये माइक्रोब के ऊपर ऐड होते हैं तो ये माइक्रोब को समझ लो डिलीशियस बना देते हैं। ठीक है, स्पाइसी बना देते हैं। तो जब ये स्पाइसी बन जाते हैं, जाहिर है हमें भी स्पाइसी खाना बड़ा पसंद है, तो जब ये स्पाइसी बन जाते हैं तो फौरन से पहले
जो भी मैक्रोफेज होगा वो आएगा और इसको बहुत जल्दी खा जाएगा। नॉर्मली भी खाएगा ही, लेकिन अगर इसकी ऑप्सनाइजेशन हुई इसके ऊपर कुछ स्पाइसी डेलिकेटेड मॉलिक्यूल्स ऐड हुए तो ऑप्सनाइजेशन के प्रोसेस के बाद इसकी जो फेगोसाइटोसिस है उसकी एफिकेसी फर्दर इनहेंस हो जाएगी। ये जो ऑप्सनाइजेशन है, ऑप्शंस इसके ऊपर ऐड होते हैं, इनमें कौन सी चीजें हो सकती हैं? ऑप्शंस के तौर पे हो सकता है इसके ऊपर आईजीजी एंटीबॉडीज ऐड हुई हों और ये बहुत डिलीशियस बन जाए, या इसके अलावा इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, और आगे में हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की डिटेल पढ़ेंगे। उनका एक प्रोडक्ट होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का C3b, ये C3b ऐड हुआ हो तो भी फेगोसाइटोसिस होती है। और कुछ प्लाज्मा लेक्टिन्स वगैरह अगर ऐड कर दिए जाए माइक्रोब के ऊपर और इसको डिलीशियस बना दिया जाए थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑप्सनाइजेशन, तो इसकी जो किलिंग है या फेगोसाइटोसिस है ये बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि फेगोसाइटोसिस में 3 प्रोसेस होते हैं। रिकग्निशन हो गई विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर, और रिकग्निशन के बाद जो बाइंडिंग होनी है वो बाइंडिंग ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी अगर ऑप्सनाइजेशन हुई। दूसरी बात आ जाती है इनगल्फमेंट। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है वो कौन है? न्यूट्रोफिल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये न्यूट्रोफिल है और इसने रिकग्नाइज कर लिया कि ये वाला जो बैक्टीरिया है, ये वाला जो बैक्टीरिया है या माइक्रोब है, मैंने इसको खाना है, तो ये क्या करेगा? ये इसके गिर्द ना ऐसे एक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बना लेता है जिसको हम कहेंगे सूडोपोड। ठीक है, इस तरह से तो नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है तो यहाँ पे अगर ये माइक्रोब है तो ये इसके गिर्द ना इस तरह से सूडोपोड बनाता है, एक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बनाता है और इसको इनगल्फ कर लेता है। ठीक है, इसको इनगल्फ जब कर लेता है तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ये भी इसके साथ पिंच्ड ऑफ होती है और इसके गिर्द जो है वो वेसिकल बन जाती है और इसको हम कहते हैं फेगोसाइटोटिक वेसिकल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? फेगोजोम भी बोलते हैं या फेगोसाइटोटिक वेसिकल भी बोलते हैं। ये जो फेगोसाइटिक वेसिकल है ये फ्यूज करेगी लाइजोसोम के साथ। ये फ्यूज करेगी किसके साथ? लाइजोसोम के साथ, और हमारे पास क्या बन जाएगा? फेगोलाइजोसोम। ये फेगोसोम है जिसके अंदर माइक्रोब है और ये लाइजोसोम है। अब ये लाइजोसोम जो है इसकी किलिंग करेगा। ये जो किलिंग है ये 2 तरीकों से हो सकती है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट भी और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट भी। तो समझ आ गई, रिकग्निशन हो गई, फिर सूडो और पॉड की फॉर्म में इनगल्फमेंट हो गई, फिर ये फेगोसोम बना और फेगोसोम ने लाइजोसोम के साथ कंबाइन किया। बुक से भी देख लेते हैं, फेगोलाइजोसोम बन गया। अब फेगोलाइजोसोम के अंदर कौन सा प्रोसेस होना है? किलिंग का प्रोसेस होना है। अब मैं बता रही थी कि ये जो किलिंग है ये 2 तरीकों से होती है, या तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग होती है या ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग होती है। ठीक है, या तो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग होती है। जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग है वो एंजाइम्स की वजह से होती है, जैसे कि लाइजोसोम ने कुछ एंजाइम रिलीज कर दिए जिन्हें हम बोलेंगे लाइजोजाइम्स, उनकी प्रेजेंस में किलिंग हो जाएगी। या फिर डिफेंसेंस वगैरह हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स पड़े हुए होते हैं, तो इन ग्रेन्यूल्स के साथ इसकी फ्यूजन होती है, उन ग्रेन्यूल्स में से ये एंजाइम्स रिलीज होंगे। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है तो माइक्रोब की किलिंग हो जाएगी। ये जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग है ना, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग में 2 तरह के सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, या तो हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनेगी या नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, या तो क्या बनेगी? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या नाइट्रिक ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग हमारे पास होनी है। अब ये जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग है, पहले हम बात करते हैं कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेट होंगी तो ये क्या करेंगी। बुक के अंदर इसकी एक डायग्राम भी है, अगेन मैं डायग्राम्स दिखाना भूल जाती हूँ। इस चैप्टर के एंड में इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारी की सारी चैप्टर की डायग्राम्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो पहले हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या हो रही है? किलिंग हो रही है। ठीक है, रिकग्निशन हो गई, इनगल्फमेंट हो गई, अब किलिंग होगी। किलिंग में मैंने बात की कि हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग है और इंडिपेंडेंट किलिंग है। ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग में 2 तरह के सिस्टम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी और नाइट्रिक ऑक्साइड भी। अब जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं वो हमारे पास किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं? फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, और इस सेल के अंदर माइक्रोब आया हुआ है और उस माइक्रोब की हमने क्या करनी है? किलिंग करनी है। ये माइक्रोब है, ठीक है। तो एक एंजाइम होता है NADPH। NADPH ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में क्या होगा कि ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा सुपर ऑक्साइड रेडिकल में। ठीक है, ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सुपर ऑक्साइड में। और ये सुपर ऑक्साइड जो है इसके ऊपर एक्ट करेगा, इसके ऊपर डिस्म्यूटेशन होती है, डिस्म्यूटेशन होती है इसकी, और हमारे पास क्या बन जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बन जाता है बच्चों? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है क्लोरीन के प्रेजेंस में इसके ऊपर एक्ट करेगा MPO, माइलोपर ऑक्सीडेज। कौन एक्ट करेगा? माइलोपर ऑक्सीडेज। और हमारे पास क्या बन जाएगा? हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड बन जाएगा। ये जो हाइपोक्लोराइड है ये हाउस होल्ड ब्लीच के अंदर होता है, ये काफी ज्यादा जहरीला सब्सटेंस है और ये एक रेस्पिरेटरी बर्स्ट बना हुआ है। ये जो हाइपोक्लोराइड है ये काफी ज्यादा जहरीला है, काफी ज्यादा टॉक्सिक है और ये माइक्रोब की क्या कर देगा?
किलिंग कॉज करा देगा। सो मैंने आपको क्या बताया कि क्या चीज़ें होनी है, ऑक्सीजन कन्वर्ट होना है NADPH ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में, सुपर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड हाइड्रोजन पारोक्साइड में, हाइड्रोजन पारोक्साइड क्लोराइड के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ माइलोपेरोक्सीडेज कन्वर्ट होना है हाइपोक्लोराइड में। ये जो क्लोराइड है हाइपोक्लोराइड, ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ये हाउस होल्ड ब्लीच वगैरह में पाया जाता है, ये माइक्रोब को किल कर देता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ हेलोजिनेशन या ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन के थ्रू ये क्या करेगा, माइक्रोब के लिपिड और प्रोटीन्स को अटैक करेगा और उसकी किलिंग कॉज कर देगा। ना सिर्फ हमारे पास ये हाइपोक्लोराइड बनता है बल्कि यहाँ पे साथ हाइड्रोक्सल रेडिकल भी बनता है और हाइड्रोक्सल रेडिकल भी काफ़ी टॉक्सिक है, जैसे कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। अब यहाँ पे दो तरह की डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। अगर NADPH की डेफिशिएंसी हुई तो भी पेशेंट इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि जहरीला तरीका और ये बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है माइक्रोब्स को किल करने का, ये मौजूद नहीं होगा। और इसी तरह माइलोपेरोक्सीडेज की डेफिशिएंसी हो सकती है और उसकी वजह से भी हाइपोक्लोराइड वगैरह नहीं बनेंगे जो माइक्रोब को मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा करामत साबित हुए हैं। तो अगर ये दोनों नहीं होंगे तो पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाएगा इन्फेक्शियस वगैरह के लिए। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि अगर हमारे पास की रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ ना बनी, इनकी डेफिशिएंसी हुई, तो ज़ाहिर है जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ नहीं बनेंगी तो एक डिजीज़ हो जाता है जिसे हम कहते हैं ग्रैन्युलोमेटस डिजीज़। और ये आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी में भी ग्रैन्युलोमेटस डिजीज़ जो है वो हो जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा क्रॉनिक ग्रैन्युलोमेटस डिजीज़ होती है, बहुत ज़्यादा ग्रैन्युलोमा की फॉर्मेशन होती है, पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। सो ये बात आपने याद रखनी है। और अगर एक्सेसिव रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ प्रोड्यूस होंगी, अगर नहीं होंगी तो क्रॉनिक ग्रैन्युलोमेटस डिजीज़ हो जाएगा। और अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी तो आपको पता है इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा क्या होती हैं, डिसम्यूटेजेस होती हैं, कैटालेजेस होती हैं या ग्लूटाथायोन वगैरह होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा हुई तो जाहिर है ये इंजरी कॉज करेंगी, सेलुलर इंजरी, और एजिंग में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो ये सारी बातें यहाँ पे इसने एक्सप्लेन की हैं। दूसरा जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रोसेस हो रहा होता है वो है हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड स्पीशीज का प्रोड्यूस होना। सो आर्जिनिन के ऊपर आपने याद रखना है कौन एक्ट करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एक्ट करता है और हमारे पास क्या बन जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसका बड़ा जालिम किलिंग इफेक्ट होता है और ये भी बिल्कुल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की तरह एक्ट करता है और जो बैक्टीरिया है उसके लिपिड को, प्रोटीन्स को और न्यूक्लिक एसिड को अटैक करता है और उसकी किलिंग कर देता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही हुई है यहाँ पे कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज हैं ये आपने याद रखना है, ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास एंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज, ठीक है, सिंथेसिस। दूसरा हमारे पास होता है न्यूरोनल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज और तीसरा होता है इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। ये जो दोनों हैं ये ऐसा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं स्पेशली न्यूरॉन के अंदर जो एज अ ट्रांसमीटर एक्ट करेगा और वेस्कुलर टोन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद ये जो इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज है ये स्टिमुलेट होता है इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर या साइटोकाइन की वजह से और इसकी प्रेजेंस में जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा उसका बड़ा किलिंग इफेक्ट होगा। ठीक है जी, तो ये क्या करता है, उसको किल करने में हमें हेल्प करता है। देन वो कहता है कि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइन करता है क्लोरीन के साथ और हमारे पास कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और हमारे पास परऑक्सीनाइट्राइड बनता है। ठीक है, परऑक्सीनाइट्राइड बनता है जिसके बड़े किलिंग इफेक्ट हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि आर्जिनिन के ऊपर जब इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एक्ट करता है तो ये क्या बन जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पर नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा जिसके किलिंग इफेक्ट हैं। और ये इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड क्यों स्टिमुलेट हुआ, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की वजह से। अगर हमारे पास एंडोथीलियल या न्यूरोनल नाइट्रिक ऑक्साइड स्टिमुलेट होंगे तो वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे वो एज अ ट्रांसमीटर एक्ट करता है और वेस्कुलर टोन को मेंटेन करता है। ये बात हुई हमारे पास किसकी, ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग की। उसके अलावा वो कहता है ये जो न्यूट्रोफिल्स वगैरह हैं इनके पास ग्रेन्यूल्स होती हैं और इन ग्रेन्यूल्स के अंदर भी बहुत जहरीले एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स भी किलिंग कर सकते हैं। अब ये जो ग्रेन्यूल्स हैं इनके अंदर जो वेजिकल्स हैं जिनमें एंजाइम है उनको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। या तो हमारे पास क्या होती हैं, प्राइमरी ग्रेन्यूलर वेजिकल होती हैं या फिर सेकेंडरी ग्रेन्यूलर वेजिकल हैं। जो प्राइमरी ग्रेन्यूलर वेजिकल्स हैं इनके अंदर से क्या क्या चीज़ें रिलीज होती हैं, इनके अंदर से बैक्टीरियोसिडल डिफेंसेंस रिलीज होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स होते हैं ये बड़े जहरीले, जब ये रिलीज होंगे तो उसकी किलिंग कॉज करेंगे। उसके साथ बैक्टीरियल डिफेंसेंस रिलीज होते हैं। उसके अलावा हमारे पास हाइड्रोलाइजेस रिलीज होती हैं, कैटालेजेस होती हैं, प्रोटीएज होते हैं, कोलेजिनेज होते हैं और डिफरेंट तरह के एंजाइम्स होते हैं जो आपकी बुक में बताए हुए हैं। सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स के अंदर लाइजोजाइम होते हैं, कोलेजिनेजेस होती हैं, लेक्टोफेनेंस होती हैं, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होते हैं, हिस्टामिनेजेस होती हैं और अल्कलाइन फॉस्फेटेजेस होती हैं। ये सारे के सारे भी जहरीले एंजाइम्स ही होते हैं और ये मिलके क्या करते हैं, उसकी माइक्रोब की किलिंग करते हैं। समटाइम्स ये एक्स्ट्रा सेलुलरली भी रिलीज होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब को भी किल करने में हेल्प करते हैं।
ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने सारी की सारी फेगोसाइटोसिस को डिस्कस कर लिया कि फेगोसाइटोसिस में क्या होता है। सबसे पहले वो उसको रिकग्नाइज करता है, फिर वो इसको इनगल्फ करता है, फिर वो उसकी किलिंग करता है। अब किलिंग जो है वो दो तरीकों से हो रही थी, या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जैसे कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की प्रेजेंस में, या नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में, या फिर ग्रैन्युलर एंजाइम्स की मदद से, जो कि प्राइमरी ग्रैन्युलर एंजाइम्स भी हैं और सेकेंडरी ग्रैन्युलर एंजाइम्स भी हैं। ये सारी बात हमने कर ली, ठीक है। उसके बाद उसने आगे लिखता है कि ये जो ग्रैन्युलर एंजाइम्स हैं इनके बड़े स्पेसिफिक फंक्शन हैं, जैसे कि हमारे पास प्रोटीएजेस होती हैं। तो प्रोटीएजेस क्या करती हैं, बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन करती हैं, बैक्टीरिया के प्रोडक्ट्स को ब्रेक डाउन करती हैं। इसी तरह हमारे पास जो है वो ऐसे प्रोटीएजेस डिग्रेड करती हैं बैक्टीरिया और डेब्रिस को। जबकि अगर हम बात करेंगे न्यूट्रल प्रोटीएजेस की, तो न्यूट्रल प्रोटीएजेस क्या करती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के ऊपर एक्ट करती हैं, जैसे कि कोलेजनेजेस, कोलेजन हो गया, फिब्रिन हो गया, कोलेजन फिब्रिन हो गया, इलास्टिन हो गया, या इस तरह की चीजें होगी। अगली बात वही करता है। अब आगे आप लोग खुद भी रीड कर सकते हो कि जो ल्यूकोसाइट है इनका जो सारा ये जो रेगुलेशन है ये बड़ी अंडर चेक्ड होती है, अंडर कंट्रोल होती है। जैसे ही इन्फ्लेमेशन खत्म होती है तो ये सबसाइड हो जाता है। अगर ये नहीं होगा या अनचेक्ड होगा तो ल्यूकोसाइड, ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं, इनकी जो ग्रैन्यूल्स हैं वो बड़ी जहरीले एंजाइम रखती हैं। ये एंजाइम अगर बाहर रिलीज हो जाएंगे तो ये काफी ज्यादा डेंजरस इफेक्ट कॉज करेंगे ह्यूमन नॉर्मल टिश्यू को भी। लेकिन इनका हल भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से बहुत ज्यादा इलास्टेजेस रिलीज होती हैं जो कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन करती हैं, तो इन इलास्टेजेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ह्यूमन के पास क्या पड़ी हुई है, अल्फा NT1 एंटीट्रिप्सिन बड़ी होती है, ठीक है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन होती है। कुछ लोग अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के लिए डेफिशिएंट होते हैं, तो वो इलास्टेजेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते और उनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलास्टेजेस, क्योंकि उनके पास अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नहीं है। और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी कॉज करता है। ये रेस्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगी। इसकी डेफिशिएंसी एम्फिज्मा की एक टाइप कॉज करती है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्होंने समझाया हुआ है हमारे पास नीट के लिहाज से, ठीक है। एंड न्यूट्रोफिल इन ट्रैप, न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स क्या होते हैं। अब मैं समझाती हूँ आपको एक बात। ये फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल है ना, और ये न्यूट्रोफिल का क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। ये न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियर मटेरियल है, क्रोमैटिन मटेरियल है। अब कुछ ऐसा होगा कि ये वाला जो इसका क्रोमैटिन मटेरियल है ना, ये एक फेब्रिलर नेटवर्क बना लेगा, और ये फेब्रिलर नेटवर्क जो है वो बैक्टीरिया को ना सिर्फ किल करने में हेल्प करेगा बल्कि स्प्रेड भी नहीं होने देगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। किस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा मैं समझाती हूँ। सबसे पहले ये जो न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप बनेंगे, इनके लिए स्टिमुलस क्या है, इनके लिए दो तरह के स्टिमुलस होंगे। या तो हमारे पास इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, या बहुत ज्यादा रिलीज हो रहे होंगे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स। अगर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स जो हैं वो ज़्यादा रिलीज होंगे तो ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर जो है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी की प्रोडक्शन कराएंगे। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी क्या करती है, ये एक्टिवेट कर देती है आर्जिनिन डी अमाइनेज को। किसको एक्टिवेट करेगी, आर्जिनिन डी अमाइनेज को। ये आर्जिनिन डी अमाइनेज कन्वर्जन करता है आर्जिनिन की टू सिट्रोलिन। किस में कन्वर्ट कर देता है, आर्जिनिन को सिट्रोलिन में। और ये जो सिट्रोलिन है ये क्या करेगा, ये क्रोमैटिन डी कंडेंसेशन करेगा। क्या करेगा, क्रोमैटिन डी कंडेंसेशन। जब क्रोमैटिन डी कंडेंसेशन होगी तो ये वाला जो क्रोमैटिन है ये निकल के कहाँ आ जाएगा, ये यूं निकल के बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन गया, न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप। ये एक ट्रैप की फॉर्म में होता है और इसके पास क्या होती हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि ट्रैप कर लेते हैं माइक्रोब्स को, डायरेक्ट उनकी किलिंग करते हैं। तो ये इसका एक फायदा है कि ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी रखता है, ये क्या करता है, उसको किल करता है। लेकिन इसके दो नुकसान है। एक नुकसान इसका ये है कि ये वापस जो है वो अंदर नहीं जा सकता, और इसीलिए ये सेल्स जो हैं वो ए न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। बुक में उसने लिखा हुआ है कि इनका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है क्योंकि ये बैक नहीं जा सकता, ठीक है। दूसरी बात ये है, दूसरा एडवर्स इफेक्ट ये है कि इस न्यूक्लियर मटेरियल जो कि बाहर आ जाता है इसको बॉडी सेंस कर लेती है एज एन फॉरेन एंटीजन, और इसके अगेंस्ट क्या बनाना शुरू कर देती है, एंटीबॉडी। सो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है। इस न्यूक्लियर मटेरियल के अगेंस्ट क्या बनना शुरू हो जाती है, एंटीबॉडी, जो कि ऑटो इम्यूनिटी को रिस्पॉन्ड। तो हमारे पास ये जो न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप बनती है, इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो डीकंडेंस होता है। डीकंडेंस क्यों हुआ, क्योंकि आर्जिनिन डी अमाइनेज एक्टिव हुआ और ये डीकंडेंस होकर एक ट्रैप बना लेता है ताकि बाहर ही जो माइक्रोब्स हैं उनको इंट्रैप करके किल कर दिया जाए। लेकिन इसकी डी सिग्निफिकेंस या इसका नुकसान ये है, एक तो इसका न्यूक्लियर मटीरियल दोबारा से रीगेन नहीं किया जा सकता। जब न्यूक्लियर नहीं रहेगा तो जाहिर है इसकी भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। सो ये खुद मर जाता है, लेकिन जाते जाते अपना फायदा क्या करता है कि माइक्रोब्स को मारने के लिए अपना न्यूक्लियर मटीरियल भी दाव पे लगा देता है। और दूसरी बात यह है कि इस न्यूक्लियर मटेरियल को बॉडी को फॉरेन एजेंट समझते हुए इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, जो कि SLE डिजीज वगैरह में भी हम देखते हैं, ठीक है जी। इसके बाद
इसके बाद अगर हम बुक से देखेंगे तो इतनी इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं की हुई यहाँ पे। यहाँ तक मैंने आपको सारा वर्ड टू वर्ड पढ़ाया, इसीलिए वीडियो इतनी ज़्यादा लेंथी भी हो गई है। ये हमने न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स के बारे में पढ़ लिया और ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वो कहता है ल्यूकोसाइड जो है ठीक है हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन जिनमें ल्यूकोसाइड्स बहुत ज़्यादा देर के लिए एक्टिवेट रहेंगे, यानी कि कोई इन्फेक्शन उनकी पकड़ में नहीं आ रहा, प्रोलॉन्ग हो गया हुआ है, या इन्फ्लेमेशन इनअप्रोप्रिएट है, या इन्फ्लेमेशन हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपर एक्टिविटी ऑफ बॉडी की वजह से अपीयर हो रही है और ल्यूकोसाइड एक्टिवेट हो रहे हैं, तो ये आपके टिश्यूज़ को बहुत सारे जहरीले एंजाइम्स वगैरह रिलीज़ करके डैमेज भी कर सकते हैं। वैसे तो ये बड़ा कंट्रोल प्रोसेस होता है, लेकिन सम टाइम कर भी सकता है। दूसरे रोल्स जो हैं वो एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइड से क्या हैं, ये बहुत सारी साइटोकाइन बनाता है जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को लिमिट करती हैं, एम्पलीफाई करती हैं। इसके अलावा टी लिम्फोसाइट्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, स्पेशली इंटरल्यूकिन 17 जो कि टी हेल्पर सेल 17 ने प्रोड्यूस करना है, वो हेल्प करता है ल्यूकोसाइड को रिक्रूट करने में, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है टर्मिनेट हो जाता है। ये टर्मिनेट नहीं होगा तो बहुत सारे नुकसान है, लेकिन ये वेल रेगुलेटेड है, बड़ा टाइम पे ये टर्मिनेट हो जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर्स मैं आपको पढ़ाऊंगी जो बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ तक आप लोग इसको रीड कर लें और कोई भी क्यूरी हो तो फिर मुझसे पूछ लें, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। यहाँ से ये आप डायग्राम देख लें कि किस तरह इसकी अटैचमेंट हुई, फिर इनगल्फमेंट हुई, फिर ये लाइजोसोम के साथ मिलकर फेगोलाइजोसोम बना। यहाँ अंदर जो किलिंग हो रही है वो डायरेक्ट एंजाइम्स की वजह से भी हो सकती है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट भी हो सकती है और नाइट्रिक ऑक्साइड स्पीशीज से भी हो सकती है। ऑक्सीजन वाली हमने बात की थी, सुपर ऑक्साइड बनता है, फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है, और फिर माइलोपेरोक्सीडेज और क्लोराइड की प्रेजेंस में ये हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोक्सिल बनता है, जो काफ़ी ज़्यादा माइक्रोब की किलिंग में हेल्प करते हैं। सेम एज आर्जिनिन की प्रेजेंस में इंड्यूसेबल नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो क्या बनाता है हमारे पास, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देते हैं, पर नाइट्रिक ऑक्साइड, और वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी जैसा ही काम करके किलिंग में हेल्प करता है। इस डायग्राम में रिसेप्टर्स हमें बताए हुए हैं, मैंने आपको पहले भी बताए थे। ये टू लाइक रिसेप्टर होते हैं, कुछ साइटोकाइन रिसेप्टर होते हैं और कुछ फेगोसाइटोटिक रिसेप्टर हैं जो कि मेनोज लाइक रिसेप्टर हैं, और वो माइक्रोब को फेगोसाइटोज करने के लिए रिकग्नाइज कर रहे हैं। ये इन्होंने हमें एक न्यूट्रोफिल ट्रैप दिखाया हुआ है जो कि न्यूट्रोफिल के क्रोमैटिन मटेरियल की डीकंडेंसेशन से बना है।